आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 11वां। सूर्य अस्त हो चुका था, पर वह चंद्रमा जो सूर्य अस्त होने के पहले ही से आसमान पर दिखाई दे रहा था, अब खूब तेजी के साथ महताबी रोशनी फैलाकर रणबीर सिंह को रास्ता दिखाने और चलने में मदद करने लगा। और ये भी खुशी से फूले हुए उस सवार के साथ जाने लगे। कभी कभी कहते थे कि कदम बढ़ाए चलो, जिसके जवाब में वह खत लाने वाला सवार कहता था कि राह ठीक नहीं है और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे और भी खराब मिलता जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलना मुनासिब होगा। लाचार रणबीर सिंह उसी के मन माफिक चलते थे। भाई फिर भी अगर ये उस स्थान को जानते होते जहां जाने की हद से ज्यादा खुशी थी, तो उस सवार की बात कभी नहीं मानते और पत्थरों की ठोकर खाकर गिरने, सिर फूटने या मरने तक का भी खौफ ना करके जहां तक हो सकता तेजी के साथ चलकर अपने को वहां पहुंचाते, वही जहां के लिए रवाना हुए थे। राह की खराबी के बारे में उस सवार का कहना छूट नहीं था। जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, रास्ता ऊंचा नीचा और पथरीला मिलता जाता था और ये भी मालूम होता था कि धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मगर ये चढ़ाई सीधी नहीं थी, बहुत घूम फिर कर जाना पड़ रहा था। आधी रात तक तो इन लोगों को चंद्रमा की मनमानी रोशनी मिली, जिसके सबब से चलने में बहुत तकलीफ नहीं हुई। मगर अब चंद्रमा भी अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंचा था और जंगल बहुत घना मिलने लगा, जिसके सबब से चलने में बहुत तकलीफ होने लगी। यहाँ तक कि घोड़े से उतरकर पैदल चलने की नौबत पहुंची। थोड़ी देर तक बड़ी तकलीफ के साथ अंधेरे में चलने के बाद साथी सवार अटक गया। रणवीर सिंह ने रुकने की सबब पूछा, जिसके जवाब में उसने कहा कि हम लोग अपने ठिकाने के बहुत पास आ चुके हैं, मगर अब अंधेरे के चलते रास्ता बिल्कुल नहीं मालूम होता और ये जंगल ऐसा भयानक और रास्ता ऐसा खराब है कि अगर जरा भी भूल कर इधर उधर टसके तो कोसों भटकना पड़ेगा। रणवीर सिंह ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? सवार ने कहा, देखिए मैं अभी पता लगाता हूँ। ये कहकर उस सवार ने अपनी कमर में से एक छोटी सी बिगुल निकाल कर बचाई और इधर उधर घूम घूम कर देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक रोशनी दिखलाई पड़ी, जिसे देखते ही इसने फिर बिगुल फूंकी। अब वह रोशनी इन्हीं की तरफ आने लगी। धीरे धीरे ये मालूम हुआ कि एक आदमी हाथ में मशाल लिए चला आ रहा है। जब वह इनके पास आया तो रोशनी में इन दोनों की सूरत देख बोला, आइए, हम लोग बड़ी देर से राह देख रहे हैं। यहाँ से फिर घोड़े पर सवार हो मशाल की रोशनी में रवाना हुए। थोड़ी दूर जाकर एक खुले मैदान में पहुंचे। रणबीर सिंह खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे, मगर अंधेरे में कुछ मालूम नहीं हुआ। हाँ, इतना जान पड़ा कि जंगल के बीच में ये एक छोटा सा मैदान है, जिसमें 10-5 बड़े बड़े दरख्तों के सिवाय छोटे छोटे जंगली पेड़ बहुत कम है। थोड़ी दूर और बढ़कर पत्तों से बनी एक झोपड़ी नजर पड़ी, जिसके चारों तरफ पत्तों ही की झाड़ियों से घेरा किया हुआ था। झाड़ी के बाहर चारों तरफ सैकड़ों ही आदमी मैदान में पड़े थे तथा छोटी छोटी और भी कुटियां पत्तों की बनी इधर उधर नजर आ रही थी। रणबीर सिंह के पहुंचते ही सबके सब उठ खड़े हुए और कई आदमियों ने उनके सामने आकर अदब के साथ सलाम किया। एक ने सवार से कहा कि उधर चलिए, वहां सोने बैठने का सब सामान दुरुस्त है। सवार के साथ रणबीर सिंह दूसरी तरफ गए, जहां साफ जमीन पर फर्श लगा हुआ था। घोड़े से उतरकर फर्श पर जा बैठे। खिदमत के लिए कई खिदमतगार हाजिर हुए। कोई पानी ले आया, कोई पंखा झलने और कोई पैर दबाने लगा। इतने ही में एक लौंडी आई और हाथ जोड़कर रणबीर सिंह से बोली, आपके आने की खबर सरकार को मिल चुकी है। अब रात बहुत थोड़ी बाकी है, इसी जगह 2 घंटे आराम कीजिए, सुबह को मिलना मुनासिब होगा। ये कहकर जवाब की राह न देख लौंडी वहां से चली गई। रणबीर सिंह को भला नींद क्यों आने लगी थी? तरह तरह के ख्याल दिमाग में पैदा होने लगे। कभी तरदुद, कभी रंज, कभी क्रोध और कभी खुशी। इसी हालत में सोचते विचारते रात बीत गई। सवेरा होते ही एक लौंडी पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, अगर तकलीफ ना हो तो मेरे साथ चलिए। रणबीर सिंह तो ये चाहते ही थे, तुरंत उठ खड़े हुए और लौंडे के साथ साथ
उसी पत्तों वाले घेरे में गए जिसके अंदर पत्तों ही की एक कुटी बनी हुई थी। इस समय ऐसे जंगल में पत्तों की इस कुटी को ही अच्छी से अच्छी इमारत समझना चाहिए, जिसमें खासकर रणबीर सिंह के लिए, भाई क्योंकि इसी झोपड़ी में आज उन्हें एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे बढ़ के दुनिया में वे कुछ भी नहीं समझते। या ऐसा करना ठीक होगा कि किसी चीज पर उनकी जिंदगी का फैसला है, इसके मिलने ही से वे दुनिया में रहना पसंद करते हैं, नहीं तो मौत ही उनके हिसाब से बेहतर है। और वह चीज क्या है? महारानी कुसुम कुमारी। जैसे ही रणबीर सिंह उस घर के अंदर जाकर झोपड़ी के पास पहुंचे कि भीतर से महारानी कुसुम कुमारी उनकी तरफ आती दिखाई पड़ी। आहा, इस समय की छवि भी देखने ही लायक है। बदन में कोई जेवर न होने पर भी उनके हुस्न और नजाकत में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा था। सिर्फ सफेद रंग की एक सादी साड़ी पहनी हुई थी, जिसके अंदर से चंपे का रंग लिए हुए गोरे बदन की आभा निकल रही थी। सिर के बाल खुले हुए थे, जिसमें से कई घुंघर वाली लटें गुलाबी गालों पर लहरा रही थी। काली काली भौहें कमान की तरह खिंची हुई थी, जिनके नीचे की बड़ी बड़ी रत्नार मस्त आंखें रणबीर सिंह की तरफ प्रेम बाण चला रही थी। श्रोतागण और पाठक, हम इनके हुस्न की तारीफ इस मौके पर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कोई श्रृंगार का समय नहीं है, बल्कि एक वियोगिनी महारानी के ऐसे समय की छवि है जबकि खदेड़ा हुआ वियोग देखते देखते उनकी आंखों के सामने भाग रहा है। आज मुद्दत से उन्होंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि श्रृंगार क्या होता है या गहना जेवर किस चिड़िया को कहते हैं। सुख का नाम ही नाम सुनते हैं, या असल में वह कुछ है भी। हाँ, आज इनको मालूम होगा कि चीज का मिलना कैसे आनंद देता है, जिसके लिए वर्षों रो रो कर बिताया हो, जीते जी बदन को मिट्टी मान लिया हो। ये महारानी कुसुम कुमारी वही हैं जिनकी मूरत अपनी मूरत के साथ पहले पहल पहाड़ पर रणबीर सिंह ने देखी थी और निगाह पड़ते ही पागल हो गए थे। ये जिसे देखते ही जसवंत सिंह की भी नीयत ऐसी खराब हो गई कि उसने बाले सिंह से मिलकर रणबीर सिंह को मरवा डालना ही पसंद किया था। और ये वही महारानी कुसुम कुमारी हैं जिसके मरने की खबर सुनकर ही बाले सिंह ने रणबीर सिंह और जसवंत सिंह को कैसे छुट्टी दे दी थी। उसी महारानी कुसुम कुमारी को जीती जागती और मिलने के लिए स्वयं सामने आते हुए रणबीर सिंह देख रहे हैं। क्या ये उनके लिए कम खुशी की बात है? रणबीर सिंह और कुसुम कुमारी की चार आंखें होते ही दोनों मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ झपटे। कुसुम कुमारी दौड़कर रणबीर सिंह के पैरों पर गिर पड़ी और आंखों से गर्म आंसू बहाने लगी। रणबीर सिंह जल्दी से उसी जगह घास पर बैठ गए और कुसुम कुमारी को दोनों बाजू पकड़कर उठाया। हद दर्जे की बढ़ी हुई खुशी भी कुछ करने नहीं देती, सिवाय इसके कि कुसुम कुमारी की दोनों कलाई पकड़कर उसके मुंह की तरफ देखते रहे। रणबीर से और कुछ ना बन पड़ा। इसी हालत में बैठे बैठे आधे घंटे से ज्यादा दिन चढ़ाया और सूर्य की किरणों ने इनका चेहरा पसीने पसीने कर दिया। चालाक और वफादार लौंडियां बहुत कुछ कहे सुनकर इन दोनों को होश में लाई और उस पत्ते वाली झोपड़ी के अंदर ले गई। इसके भीतर सुंदर फर्श बिछा हुआ था, जिस पर वे दोनों बैठे और धीरे धीरे बातचीत करने की नौबत पहुंची। रणबीर ने पूछा, मेरे लिए तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, क्यों? कुसुम, देखिए, मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं हुई। हाँ, इस बात का रंज जरूर है कि इसी कमबख्त की बदौलत बाले सिंह के कैद खाने में आपको दुख भोगना पड़ा। रणबीर, नहीं नहीं, वहां मैं बड़े आराम से रहा। भाई, जो जो तकलीफें तुमने उठाई हैं उसका 16वां हिस्सा भी मुझे नहीं उठाना पड़ा। हाय, आज तुमको अपनी आंखों से इस जंगल मैदान में पत्तों की झोपड़ी में बना तपस्विनी बन दिन भर की गर्मी और गर्म गर्म लू में शरीर सुखाते देखना पड़ा। कुसुम, अजी बस बस बस, इस समय ये सब बातें अच्छी नहीं मालूम होती। जो जो हुआ सो हुआ। अब तो मेरे ऐसा भाग्यवान कोई है ही नहीं। अच्छा, आपके दोस्त जसवंत सिंह बहादुर कहाँ हैं? रणबीर, हाय हाय, इस नालायक हरामजादे ने तो गजब ही किया था। भाई, बाले सिंह के घर से निकलते ही अगर तुम्हारी चिट्ठी मुझे ना मिलती तो ना मालूम अभी और क्या भोगना पड़ता। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर मैंने निश्चय कर लिया था कि किसी ऐसी जगह जाकर अपनी जान दे दूंगा कि वर्षों सर पटकने पर भी किसी को मालूम ना पड़े कि रणबीर कहाँ गया और क्या हुआ।
ऐसे वक्त में तुम्हारी चिट्ठी ने दो काम किए। एक तो मुझे मरते मरते बचा लिया, दूसरे विश्वासघाती जसवंत से जन्म भर के लिए छुट्टी पा ली। खैर, नहीं तो वह फिर भी मेरा दोषी बना रहता, और सच तो यह है कि मुझे उसकी दोषी का पूरा विश्वास था। यहाँ तक कि बाले सिंह के कहने पर भी मेरे जी उसकी तरफ से नहीं हटा था मेरा जी। इसके बाद रणबीर सिंह ने अपने बाले सिंह के हाथ में फंसने, जसवंत का वहां पहुंचकर बाले सिंह से मेल करने की धुन लगाने, बाले सिंह का जसवंत की बदनीयती का हाल कहने, जसवंत के कैद होने, कुसुम कुमारी के पास चिट्ठी भेजने और उनके मरने की खबर पाकर अपने छूटने का हाल पूरा पूरा कहा, जिसे महारानी बड़े गौर के साथ सुनती रही। पहाड़ पर जब रणबीर सिंह कुसुम कुमारी की ओर अपनी मूरत देकर पागल हो गए थे, उसी समय पता लगाकर बाले सिंह ने धोखे में गिरफ्तार करवा लिया था। पहाड़ से उतरकर पहली मर्तबा गांव में आते समय जो कई सवार जसवंत सिंह को मिले थे, वे बाले सिंह ही के नौकर थे। ये ऊपर जनाया जा चुका है, यानी बताया जा चुका है। कुसुम कुसुम अपने मरने की झूठी खबर उड़ाने के सिवाय बाले सिंह की कैद से आपको छुड़ाने की कोई तरकीब मुझे नहीं सूझी, और ईश्वर की कृपा से वह तरकीब पूरी भी उतरी। रणबीर, ओह कुसुम, मैं कई दिन पहले ही बीमार बनकर बाग में चली गई थी। जो कुछ मेरा इरादा था वे सिवाय मेरे नेक दीवान के और कोई भी नहीं जानता था। हाँ, लौंडियों को जरूर मालूम था। ऐसे वक्त में दीवान ने भी दिलो जान से कोशिश की और कई जासूसों के जरिए बराबर बाले सिंह के यहाँ की खबर लेता रहा। ये भी मुझे मालूम हो गया था कि बाले सिंह का आदमी आपके हाथ की चिट्ठी लेकर आया है। हंसू, उसी वक्त मैंने ये काम पूरा करने का मौका बेहतर समझा। शहर भर को विश्वास हो गया कि कुसुम कुमारी मर गई। बेचारे दीवान को उस समय राजकाज संभालने में बड़ी मुश्किल हुई। रणबीर, अब तुम्हें अपने घर लौट चलना चाहिए। कुसुम, नहीं नहीं, बिना दुष्ट बाले सिंह की फसाए में घर नहीं जाऊंगी, और इसके लिए जो कुछ बंदोबस्त किया गया है आप जानते ही होंगे। रणबीर, हाँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। वह कुछ ऐसा ही मौका था कि धोखे में उसे मुझे फंसा लिया। सो भी तुम्हारे मिलने की खुशखबरी अगर वह मुझे ना देता तो जरूर अपनी जान से हाथ धोता, पर अब मैं उसे कुछ भी नहीं समझता। उसका घमंड तोड़ भी चुका हूँ। कुसुम, जी हाँ, मैं सुन चुकी हूँ। तो भी मैं चाहती हूँ कि घर पहुंचने के पहले बाले सिंह पर कब्जा कर लूं। रणबीर, खैर अगर यही मर्जी है तो 2 ही 4 दिन में तुम्हारे इस हौसले को भी पूरा किए देता हूँ। कुसुम, हाय, उस कमबख्त ने मेरे साथ जो कुछ सलूक किया, जब भी मैं याद करती हूँ कलेजा पानी हो जाता है। हाय हाथ, अगर आज मेरे बाप या माँ ही होती तो ये नौबत क्यों पहुंचती। नहीं नहीं, मुझे इसकी भी शिकायत नहीं है, क्योंकि रणबीर, ये क्या, बस बस देखो तुम्हारी आंसू की बूंदें मेरे दिल के साथ वे बर्ताव कर रही हैं जो बंदूक से निकले हुए छर्रे गुलाब की डाल पर बैठी हुई बेचारी बुलबुल के साथ करते हैं। कुसुम, नहीं नहीं, लीजिए मैं आंसू पोंछ लेती हूँ। ऐसा ना कहिए, बल्कि यही कहो कि ईश्वर करे ये आंसू की बूंदें बाले सिंह के लिए प्रलय का समुद्र हो, जिसमें उसकी उम्र की टूटी हुई किश्ती का कहीं पता भी न लगे। इसी तरह देर तक बातचीत होती रही। आज का दिन इन दोनों आशिक और माशूकों के लिए कैसी खुशी का था, इसे वही खूब समझ सकते थे, जिसे कभी ऐसा मौका पड़ा हो, जिसे जी प्यार करता हो, जिसके मिलने की उम्मीद तन और बदन की सुध भुलाती हो, जिसके मुकाबले में दुनिया की कुल नियामतें तुच्छ मालूम होती हों, जिसके बिना जिंदगी दुश्वार हो गई हो। अगर मिल जाए तो क्या ही खुशी का कुछ ठिकाना नहीं होता। मगर दुनिया भी ऐसी बेढप जगह है, यहाँ रहकर खुशी से दिन बिताना किसी बड़े ही चिंता दिल का काम है। नहीं तो ऐसा कौन है जिसे किसी न किसी बात की फिक्र ना हो, किसी न किसी तरह का गम ना हो, किसी न किसी किस्म का दुख ना हो। सच पूछे तो सुख के मुकाबले में दुख का पल्ला हरदम भारी रहता है। अगर किसी को एक तरह की खुशी है तो जरूर 2 तरह का रंज भी होगा। यहाँ तो जिनका दिल मजबूत है या जो दुनिया को सराय समझकर अपना दिन बिता रहे हैं, वह ही मजे में है। और सभी को जाने दीजिए, आशिक माशूकों के लिए तो दुख मानो बांटे पड़ा है, यूं जो कहिए उन्हीं के लिए भी बनाया गया है। देखिए, आधी रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है।
निद्रा देवी ने निशाचर छोड़ सभी जानदारों पर अपना दखल जमा रखा है और